तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज हॉरर फिल्म को, जो कि जापान के एक बहुत ही बेहतरीन अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। एक तरह से ये मान लो कि ये जापान की एनाबेल जैसी है। इस मूवी का नाम है द डॉल हाउस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म काफी पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करी है 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल। इनकेस आपने फिल्म एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया है, जल्दी से जाकर देख लीजिए, काफी बढ़िया फिल्म है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें तोशिको नाम की लेडी और उसकी बेटी मे को दिखाया जाता है। असल में आज मे की दोस्त उसके घर पर आई थी खेलने के लिए, लेकिन तोशिको को मार्केट जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों के लिए स्नैक्स खत्म हो गए थे। तो इसके चलते वो मार्केट निकल जाती है। घर पर बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और उधर तोशिको को थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग जाता है मार्केट में। जब तोशिको घर वापस लौटती है तो उसे घर के अंदर मे नहीं मिलती, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो अपने नेबर्स के पास जाती है और मे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी उसको कहीं नहीं देखा था। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और मे की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है। और फिर हम तोशिको के हस्बैंड तादाहिको को देखते हैं, जो कि एक नर्स है। और जब उसे मे के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से घर आ जाता है। अब रात हो गई थी और अभी तक मे के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। तोशिको और तादाहिको भी बहुत ज्यादा परेशान थे और फिर तोशिको कपड़े उतार कर वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलती है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी अपने घर से बाहर निकल आए थे। अब यहाँ से कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और अब तोशिको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। और तो और वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी ले रही होती है और खुश तो वो कभी भी नहीं रहती। खैर अब हम तोशिको को एक सपोर्ट ग्रुप के अंदर देखते हैं और यहाँ पर हमको एक बात पता लगती है कि तोशिको नई वॉशिंग मशीन लेने वाली थी क्योंकि पुरानी वॉशिंग मशीन का दरवाजा अटक जाया करता था। और असल में हुआ ऐसा था कि मे जो थी वो हाइड एंड सीक खेलते हुए वॉशिंग मशीन में छिप गई थी, लेकिन उससे दरवाजा खुल नहीं पाया और दम घुटने की वजह से वो वहीं पर मारी गई। और इन सब की रेस्पॉन्सिबल तोशिको आज तक खुद को मानती है और इसी वजह से तोशिको रोने लगती है और वो अपने 4 आर्म्स को स्क्रैच करने लगती है। और वो हमेशा ऐसा करती है जब जब वो एंग्जाइटी को फील करती, और इसलिए तादाहिको आकर उसको संभालता है। अब सीन अगले दिन पर आता है और अब तादाहिको और तोशिको ने घर शिफ्ट कर लिया था, तो मे के टॉयज और उसका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो तोशिको के पास उसकी मदर इन लॉ मिसुकी आती है और वो तोशिको को एक पैम्पलेट देकर जाती है कि तोशिको को मे के पुराने सामानों को जलाकर उसका क्रिमेशन यानी कि इनक्रिमेशन कर देना चाहिए। और ये जापान का एक रिचुअल होता है जिसके अंदर एक डेड पर्सन, स्पेशली बच्चों की मौत के बाद में उनके सामान को जलाकर उनका इनक्रिमेशन कर दिया जाता है। सिंपल सा मान लो कि यहाँ पर सामान को जलाना था। खैर तोशिको भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर मिसुकी के जाने के बाद में तोशिको वो पैम्पलेट को पकड़कर सोचने लगती है कि तभी हवा की वजह से वो पैम्पलेट उड़कर दूर चला जाता है। उसके पीछे पीछे तोशिको दूर एक एंटीक स्टोर तक पहुंच जाती है, जहां पर उसकी नजर एक ग्लास के बक्से में बंद एक डॉल पर पड़ती है। और फिर पता नहीं उसको क्या होता है कि वो उस डॉल को खरीद कर ले आती है। फिर सीन रात की तरफ आता है और हम तादाहिको को घर पर आता देखते हैं और वो आकर गौर करता है कि तोशिको बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर वो भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उस डॉल को डिनर टेबल पर बैठा देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो तोशिको उसको बताती है कि वो डॉल उसे एक एंटीक शॉप पर मिली थी। अब तोशिको को खुश देखकर तादाहिको उस डॉल को इग्नोर कर देता है। खैर अगले दिन तोशिको उस डॉल को अच्छे से साफ करती है और उसको एक हेयर कट भी देती है और उसके नेल्स भी कट करती है। और इन सब के बाद होता यह है कि ये डॉल जो थी वो बिल्कुल उसकी गुजरी हुई बेटी मे की तरह दिखने लगती है। खैर अगले दिन तादाहिको तोशिको को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर वो तोशिको की साइकियाट्रिस्ट को सारी बात बताता है। तो साइकियाट्रिस्ट उसको बताती है कि ये सब नॉर्मल है और इसे डॉल थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट अपना बच्चा खो देता है तो उसको एक डॉल के अंदर अपने बच्चे की झलक दिखती है और जैसे जैसे वो ठीक होता जाएगा उसका सारा ट्रॉमा भी खत्म हो जाएगा और उसका उस डॉल के साथ कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अब होता यह है कि ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और अब तादाहिको भी तोशिको की खुशी के लिए उस डॉल को अपनी बेटी मान रहा था। और तोशिको को इतना खुश तादाहिको ने बहुत वक्त बाद देखा था और जो पिक्चर्स उन्होंने उस डॉल के साथ ली थी वो उन्होंने पूरे घर की वॉल्स पर लगाई हुई थी। अब ऐसे ही और महीने गुजरते हैं और एक दिन तोशिको को अजीब सी फीलिंग होती है। वो हॉस्पिटल जाती है और तादाहिको को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर तादाहिको बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ से सीन 10 महीने आगे बढ़ता है और तोशिको और तादाहिको को एक बेटी ही हुई थी। उन दोनों ने उसका नाम माई रखा था। खैर अब यहाँ पर तोशिको बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो उसको वो डॉल बिल्कुल नॉर्मल डॉल की तरह ही दिख रही होती है और जो पिक्चर्स उन्होंने उस डॉल के साथ ली थी अब उसकी जगह वॉल्स पर माई की पिक्चर्स थी। तादाहिको ने माई के लिए एक क्रेडल भी फिक्स कर दी थी।
फिर तोशिको माई को उसके क्रेडल में डालकर उसके साथ वो डॉल रख देती है और फिर वो अपनी मदर इन लॉ मिसुकी के पास जाती है जो कि उनसे मिलने आई थी। लेकिन तभी बेबी मॉनिटर के अंदर माई के रोने की आवाज आती है क्योंकि वो डॉल माई के ऊपर थी। तो तोशिको जल्दी से जाकर उस डॉल को माई के ऊपर से हटाती है और वो ये गौर करती है कि उस डॉल के जो बाल थे वो माई की गर्दन से लिपटे हुए थे, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। अब रात को तादाहिको और तोशिको उस डॉल को उसके ग्लास बॉक्स में ही डाल देते हैं जिस पर बहुत सारे पेपर चिपके हुए थे और उन पर जापानीज में कुछ लिखा भी हुआ था, लेकिन वो उलट पुलट थे। खैर तादाहिको और तोशिको उस डॉल को बॉक्स में बंद करके क्लोजेट के अंदर ही रख देते हैं। फिर यहाँ से कहानी 5 साल आगे जाती है और अब माई बड़ी हो चुकी थी और अब तोशिको भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है क्योंकि माई जब खेल रही होती है तो उसके मार्बल्स नीचे गिर जाते हैं और एक मार्बल उसी क्लोजेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो डॉल थी। वहीं माई को वो डॉल मिलती है और वो उस डॉल को जाकर तोशिको को दिखाती है और तोशिको उस डॉल को देखकर बहुत ही हैरान थी क्योंकि उस डॉल के बाल अपने आप लंबे हो गए थे। फिर रात को तोशिको ये सारी बात तादाहिको को बताती है। वो तोशिको को ये बोलता है कि कहा जाता है कि जापानीज डॉल्स को असली बालों से बनाया जाता है। तो तोशिको ये पूछती है कि क्या नेल्स भी असली होते हैं क्योंकि उस डॉल के नेल्स भी लंबे हो गए थे। देखो इस पॉइंट तक अगर ये डॉल मेरे पास होती तो भैया ये सीधा बक्से में होती या फिर इसको कहीं बाहर फेंक दिया जाता या फिर किसी अच्छे पंडित को बुलाकर या फिर तांत्रिक को बुलाकर इसके साथ कुछ तो करा जाता, क्योंकि जो हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं थी। इस पॉइंट पर कोई भी नॉर्मल इंसान फ्रीक आउट कर जाता। एनीवेज अगले दिन जब तोशिको वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई कर रही होती है तो वैक्यूम क्लीनर में किसी के बाल फंस जाते हैं और जब वो माई के रूम में जाती है तो माई बताती है कि उसने उस डॉल का नाम आया-चान रखा है। एनीवेज रात में माई अपने रूम से उठकर तोशिको के पास आकर सो जाती है और वो बताती है कि आया-चान उसे सोने नहीं दे रही और वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर तोशिको माई के रूम में जाती है और वो उस डॉल को उठाकर ऊपर कबर्ड पर रख देती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन जब माई की स्कूल फ्रेंड और उसकी मॉम तोशिको के घर आते हैं तो माई अपनी फ्रेंड को अपने रूम में ले जाती है और अपनी डॉल को दिखाने लगती है और माई की फ्रेंड उस डॉल की आर्म को खींचने लगती है, यानी कि हाथ को, और माई उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी माई की फ्रेंड रोती रोती बाहर आती है और वो अपनी माँ को अपना हाथ दिखाती है जिस पर किसी के काटने के निशान थे और ये देखकर तोशिको माई को ही डांटने लगती है और फिर माई भी रोने लगी थी और ये कहती है कि ये उसने नहीं किया। अब तोशिको मे की पिक्चर्स देखने लगती है और फिर उसके पास में माई आती है उस डॉल के साथ में और वो तोशिको से माफी मांगती है और ये कहती है कि आया-चान यानी कि वो डॉल भी सॉरी बोल रही है और फिर तोशिको माई को माफ कर देती है। खैर अब जब तोशिको घर का काम कर रही थी तब उसे माई के रूम में से माई के भागने की आवाज सुनाई देती है तो वो रूम में जाती है, लेकिन वहां पर बस वो डॉल थी और बेड पर मे की पिक्चर्स पड़ी हुई थी जो कि किसी ने खराब कर दी थी। तभी माई पीछे से आती है और तोशिको उससे पूछती है कि उसने वो पिक्चर्स खराब क्यों करी है तो वो कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन तोशिको माई के स्कूल जाती है और वहां पर माई की टीचर उसको ये बताती है कि माई का बर्ताव बदल गया है और उसने रिसेंटली ही कुछ अजीब सी पेंटिंग ड्रॉ करी है जिसके अंदर एक माँ और एक बेटी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर रही थी। फिर सीन रात की तरफ आता है और आज फिर से माई अपने रूम से उठकर तोशिको के पास आकर सो जाती है, लेकिन जब तोशिको देखती है तो वहां पर माई नहीं बल्कि वही डॉल थी और अब तोशिको बहुत ज्यादा डर गई थी। खैर अगली सुबह वो तादाहिको को माई की ड्राइंग दिखाती है और ये कहती है कि शायद उस डॉल के साथ कुछ तो सही नहीं है, लेकिन तादाहिको इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देता। ऑब्वियस ही बात है, हर हॉरर मूवी के अंदर ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है। खैर वो अपने काम पर चला जाता है और माई भी स्कूल निकल जाती है। खैर उसके जाने के बाद में तोशिको वो ड्राइंग्स को फाड़ देती है और फिर वो उस डॉल को उठाकर कचरे में फेंक देती है और घर आकर वो कुकीज के लिए डो रोल करने लगती है कि तभी उसको कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि वो डॉल वापस आ गई थी और उसके फेस पर एक पेपर बैग का मास्क था। गुस्से में आकर तोशिको जाकर एक रोलर से उस डॉल के हेड में मारने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डॉल तो पास में पड़ी हुई थी और जिसको उसने मारा था वो तो उसकी खुद की बेटी माई है। ये देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और तभी वो जाग उठती है क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था, लेकिन वो जो डॉल थी वो सच में वापस लौट आई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने उस डॉल को वापस कर दिया था क्योंकि वो अच्छे से सॉर्ट करके नहीं फेंकी गई थी। लेकिन क्योंकि अभी भी गार्बेज ट्रक वहीं पर था तो तोशिको जल्दी से जाकर वो डॉल गार्बेज मैन को दे देती है और फिर वो वापस लौट आती है। जिसके बाद में वहां पर एक एम्बुलेंस गुजरती है और उसको कुछ सही नहीं लगता तो वो देखने जाती है और वो नोटिस करती है कि जिस आदमी को उसने वो डॉल दी थी वो खुद पे खुद क्रशर में आकर मारा गया, लेकिन डॉल बिल्कुल सही सलामत थी और उस डॉल को माई उठाकर फिर से अपने साथ घर ले आई थी। और ये सीन कहीं ना कहीं मुझे एनाबेल मूवी जैसा लग रहा था और इसको आप जापानीज एनाबेल डॉल भी समझ सकते हो। एनीवेज अब रात को तोशिको तादाहिको को यानी कि अपने पति को दिखाती है कि ये जो डॉल है वो माई से बात कर रही है, लेकिन तादाहिको फिर से इस पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। फिर अगले दिन तोशिको को घर के अंदर किसी के फिर से भागने की आवाज आती है तो वो बेडरूम के अंदर जाती है जहाँ पर बेडशीट के नीचे कोई था, लेकिन बेडशीट को उठाने पर नीचे कोई भी नहीं होता और जब तोशिको बिस्तर के नीचे चेक करती है तो कोई उसके ऊपर से कूदकर निकल जाता है। उसको लगता है कि वो माई होगी, लेकिन तभी हम पीछे बेडशीट के नीचे
पीछे किसी को देखते हैं जो कि बेडशीट के साथ ही वहां से भागता है। उसके पीछे तोशिको मशीन तक जाती है और जैसे ही वो मशीन के अंदर देखती है तो वो डॉल तोशिको पर हमला कर देती है और तोशिको उसे उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन असल में वो माई थी, जिसके गिरने की वजह से हुआ ये था कि उसके सर में चोट आ गई थी और ये सपना बिल्कुल सच हो गया था जो कि तोशिको ने पहले देखा था। अब माई को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर यह पता लगता है कि वो ठीक है, लेकिन तोशिको का थेरेपिस्ट यहाँ पर तादाहिको के साथ पर्सनल में बात करता है और वो उसको ये बताता है कि माई की बैक पर निशान है और शायद वो तोशिको ने किए हैं। जिसके बाद में तादाहिको तोशिको को बताता है कि कुछ दिन के लिए माई मिसुकी के साथ रहेगी, यानी कि उसकी माँ के साथ में, और दिक्कत डॉल के अंदर नहीं बल्कि तोशिको के अंदर है, यानी कि वो उसको साइको बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी जाते जाते तोशिको यही कहती है कि चाहे जो हो जाए माई के साथ उस डॉल को बिल्कुल मत जाने देना। खैर इसके बाद में सेम रात को ही तादाहिको उसी इंक्रिमेशन वाली वेबसाइट पर कॉल करता है और वो उन्हें इस बॉक्स और डॉल की पिक्चर्स को सेंड करता है। फिर वो खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करता है और उसको ये पता चलता है कि वो डॉल फेमस डॉल मेकर होजी ने बनाई है और कहा जाता है कि वो डॉल उसकी बेटी की फेवरेट डॉल हुआ करती थी और उसने ये डॉल अपनी बीवी के लिए बनाई थी जब उसकी बेटी गायब हो गई। खैर इतने में ही इंक्रिमेशन वालों की तरफ से एक कॉल आती है और वो तादाहिको को कल ही उस डॉल को लेकर आने के लिए कहते हैं, खासकर उस बक्से के साथ में, क्योंकि वो डॉल कोई आम डॉल नहीं थी और उसको जितना जल्दी जलाया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। अब वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का व्लॉग देखता है जिसके अंदर वो होजी की डॉल को ढूंढ रहे थे। खैर लेजेंड्स कुछ ऐसे थे कि अर्ली शोवा एरा यानी कि 1920s के आसपास में एक डॉल मेकर था जिसका नाम होजी था और उसकी डॉल सबसे ज्यादा फेमस हुआ करती थी। लेकिन हुआ ये कि जब उसकी बेटी रेली गायब हो गई तो उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी और उसने अपनी बीवी के लिए एक डॉल बनाई थी, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद में उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद होजी ने एक ऑर्डर दिया था कि उस डॉल को उसकी बीवी के साथ ही दफन कर दिया जाए पास वाले आइलैंड पर, और कहा जाता है कि वो डॉल आज तक किसी को नहीं मिली और ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़े ही वक्त बाद वो डॉल खुद जमीन खोदकर बाहर निकल आई थी और अपने मालिक को ढूंढ रही थी और उन डॉल्स को ऑथेंटिकेट करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका नाम है एन बेनली और वो एक काबिल पुलिस ऑफिसर था और वो होजी की मिसिंग बेटी रेली के केस पर काम भी कर रहा था। खैर इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम मिसुकी को देखते हैं जो कि माई को सुलाकर घर के काम करने चली जाती है और वो डॉल माई के साथ ही थी। खैर जब मिसुकी काम कर रही होती है तभी वहां पर अचानक से माई आ जाती है और वो मिसुकी के पीठ पर चढ़ जाती है तो मिसुकी उसको सुलाने के लिए ले जाती है, लेकिन माई तो सो रही थी क्योंकि मिसुकी की बैक पर वो डॉल थी ना कि माई, और ये देखकर मिसुकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस डॉल को क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है। अब इसके बाद में तादाहिको तोशिको को यानी कि अपनी बीवी को कॉल करके बताता है कि कल ही उस डॉल का इंक्रिमेशन होगा, यानी कि उसे जलाया जाएगा, और फिर वो बेबी मॉनिटर पर माई की बातें सुनने लगता है जो कि उसने उस डॉल के साथ करी थी। और माई जब बात कर रही थी तो वो ये बोल रही थी कि वो डॉल उसी जगह से है जहां पर होजी रहा करता था। और थोड़ा सा और रिसर्च करने पर तादाहिको को ये पता लगता है कि आया मतलब होता है यानी कि आया-चान मतलब होता है पोलाइट पर्सन और रे का मतलब भी सेम वही है। और अब तादाहिको को इस बात पर यकीन हो गया था कि द लिविंग पपेट यानी कि द लिविंग डॉल वाला अर्बन लेजेंड बिल्कुल सच है और ये डॉल वाकई में होजी की बेटी है या फिर उसकी स्पिरिट है। अब तादाहिको बिना देर किए अपनी माँ मिसुकी के घर जाने लगता है और वो मिसुकी को कॉल करके माई को उठाने के लिए कहता है और वो डॉल को कहीं पर बंद रखने के लिए बोलता है। लेकिन मिसुकी के चेक करने पर वो ये देखती है कि वो डॉल क्लोजेट के अंदर नहीं थी और माई भी अपने रूम के अंदर नहीं होती, तो वो भागकर माई को ढूंढने लगती है और उसे एक ब्रिज पर वो बैठी हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है माई नदी में कूद जाती है। अब तादाहिको जो होता है वो अपनी माँ के घर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पर ना ही उसकी माँ थी ना ही माई थी कि तभी उसे बाहर माई दिखाई देती है जिसके फेस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में वही डॉल थी। खैर वो जल्दी से वो खून साफ करता है और फिर वो उस डॉल को अपनी कार की डिग्गी में रख कर उसके ग्लास बॉक्स में डाल देता है। फिर वहां पर मिसुकी जो होती है वो पुलिस के साथ आती है क्योंकि वहां पर ब्रिज पर मिसुकी पर किसी ने हमला किया था और उसके हाथ पर काट लिया था एंड ऑब्वियस सी बात है वो कोई और नहीं, पक्का ये डॉल ही होगी। खैर अब पुलिस ऑफिसर यामामोटो जो होता है वो तादाहिको को अपनी कार में लेकर जाता है और वो उसे उस ब्रिज की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसके अंदर किसी ने उसकी मां पर हमला किया था, लेकिन वो माई थी या फिर नहीं इस बात का पता नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद में तादाहिको जाकर अपनी मां के हाथ पर बने हुए बाइट मार्क्स को नोटिस करता है और वो बाइट मार्क्स मिसुकी की वॉच के स्ट्रैप पर भी थे। लेकिन जब तादाहिको जाकर माई के दांतों से मैच करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि माई के दांत तो बड़े हैं लेकिन ये बाइट मार्क्स छोटे दांतों के थे। खैर फिर अगली सुबह डिलीवरी मैन उस डॉल को लेने आता है और वो उस डॉल को इंक्रिमेशन वाली साइट पर ही लेकर जा रहा था और वहां पर फिर तादाहिको भी आ जाता है। लेकिन वहां पर उस डॉल के साथ में शॉकिंगली और बहुत सारी डॉल्स होती हैं और फिर वो एक के बाद एक रिचुअल करते हैं और सभी डॉल्स को एक साथ आग लगा दी जाती है और तादाहिको इस चीज की वीडियो भी बना लेता है ताकि वो इसको अपनी बीवी को दिखा सके।
खैर अब इस वीडियो को वो अपनी बीवी तोशिको को दिखाता है और फाइनली ये दोनों बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस डॉल का इंक्रिमेशन यानी कि जिसको जलाया गया था वो बिल्कुल नकली थी और असली डॉल तो ये डिलीवरी पर्सन बेचने के लिए ले गया था, वो भी एक एंटीक शॉप पर। लेकिन उसकी डील ही नहीं हो पाती और वो उस डॉल के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी होता यह है कि उसको इल्यूजन्स होते हैं और उसके मुंह से बाल बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि वो डर कर एस्केलेटर से नीचे गिर पड़ता है और वहीं पर मारा जाता है। और अब तो उस डॉल का ग्लास वाला बक्सा भी टूट गया था, यानी कि ये सब यही डॉल कर रही थी। यानी कि गौर करो, इस डिलीवरी मैन ने अपने लालच के चलते इतना बड़ा कांड कर दिया। खैर इसके बाद में उस डिलीवरी मैन को तादाहिको के पास ही लाया जाता है और वहां पर एक फ्रेंड उस डॉल के साथ आता है और वो ये कहता है कि ये उनके बस के बाहर है और अब बस एक प्रोफेशनल ही उनकी हेल्प कर सकता है और वो उसे एक प्रीस्ट का नंबर भी देता है। एनीवेज फिर तादाहिको उस डॉल को एक चेयर से बांध देता है और फिर वो उस प्रीस्ट को कॉल करता है जिसका नंबर यहाँ पर दिया गया था और वो ये कहता है कि वो वहां पर जल्दी से जल्दी आ रहा है, लेकिन तब तक वो उस डॉल को बांध कर रखें। जिसके बाद वहां पर एक नर्स आती है और वो उस डॉल को फ्री करके उठा लेती है और तादाहिको उसे ऐसा करने से मना करता है। वो नर्स उसको बताती है कि उस डॉल में से किसी चीज की आवाज आ रही है और वो चीज किसी बच्चे का दांत था। अब तादाहिको के कहने पर उस डॉल का MRI करा जाता है और उनको पता चलता है कि उस डॉल में किसी बच्चे के रेलिक्स रखे गए थे। जिसके बाद में ये केस पुलिस के पास जाता है। फिर वहां पर ऑफिसर यामामोटो आता है और वो उस डॉल को अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी वहां पर वो प्रीस्ट भी आ गया था जिसे तादाहिको ने कॉल करा था। वो अपना नाम कांडा बताता है। वो यामामोटो को उस डॉल की एक पिक्चर क्लिक करके देता है और फिर वो तादाहिको और तोशिको के साथ यामामोटो को फॉलो करने लगता है। रास्ते में वो उन दोनों को बताता है कि जो उस ग्लास बॉक्स पर लिखा गया था वो रिवर्स में लिखा गया था और वो असल में किसी तरह की सील थी जो कि उस डॉल को कंटेन करने के लिए कैद कर रखने के लिए थी। खैर उधर यामामोटो उस पिक्चर को देखता है जो कि कांडा ने क्लिक करी थी और उसके अंदर उस डॉल का असली रूप दिख गया था। लेकिन यामामोटो सोचता है कि ये बस एक प्रैंक है और वो उस पिक्चर को बाहर फेंक देता है। कांडा भी थोड़ी दूर अपनी कार को रोक लेता है और यामामोटो एक टनल के अंदर से जा रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वो डॉल वहां पर नहीं है और अचानक वो डॉल कार के सामने आ जाती है। और जब यामामोटो बाहर जाता है तो उसे एक बच्ची अपने कार के बैक टायर्स में फंसी मिलती है और वो दर्द में चिल्ला रही थी। खैर फिर कांडा, तोशिको और तादाहिको वहां पर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि यामामोटो उस डॉल को पकड़कर रो रहा था। तो कांडा यामामोटो को उस डॉल के इल्यूजन से दूर करता है और वो उस डॉल को एक स्पेशल बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वो तादाहिको और तोशिको को बताता है कि वो डॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इल्यूजन्स को क्रिएट करती है जिनमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि यहाँ पर इन सब के साथ हो रहा था, स्पेशली मिसुकी के साथ में। खैर इसके बाद में कांडा उन दोनों से लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसे एन बेलनी से मिलना था और वो दोनों उसे एन बेनली के घर तक छोड़ देते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब एन बेनली उस डॉल की असली स्टोरी सुनाने लगता है तो वो दोनों रुक जाते हैं। वो उनको बताता है कि होजी ने अपनी बीवी की मौत के बाद खुद ये सारी बात कन्फेस करी थी कि उसकी बेटी बहुत बीमार रहा करती थी और उसकी वाइफ से ये देखा नहीं जाता था। तो उसकी वाइफ ने अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो खुद बच गई और उसकी बेटी मारी गई। अब अपनी बीवी के क्राइम को छुपाने के लिए होजी ने अपनी बेटी के रेलिक से उस डॉल को तैयार किया और जब उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी तो उसने अपनी बीवी की आखिरी इच्छा पूछकर ऑर्डर दिया था कि उसकी बीवी की मौत के बाद में उस डॉल को उसके साथ ही दफन कर दिया जाए। लेकिन उन्हें कभी वो डॉल मिली ही नहीं थी क्योंकि किसी ने वो डॉल निकाल कर आगे बेच दी थी और इसलिए वो डॉल तोशिको को एक एंटीक शॉप के अंदर मिल गई। खैर वो उनको उस डॉल को जल्दी से जल्दी वहां से लेकर जाने के लिए कहता है। फिर तोशिको कांडा को ये कहती है कि क्या हो अगर वो रेली को उसकी मॉम के पास पहुंचा दे। तो कांडा कहता है कि ये सही रहेगा। अब तादाहिको पहले मान नहीं रहा होता, लेकिन तोशिको उसको मना ही लेती है और वो सभी उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाली वीडियो को देखकर उस आइलैंड तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और उस वीडियो के अंदर कांडा को एक अजीब चीज दिखती है। वो उन दोनों को बताता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम में 5 लोग थे, कैमरामैन, 2 लड़कियां और 2 लड़के। लेकिन जब वो आइलैंड से वापस लौट रहे होते हैं तब उनके साथ में 6 लोग थे, कैमरामैन, 3 लड़कियां और 2 लड़के। यानी कि उस आइलैंड पर सच में कुछ है जो उन 5 लोगों के साथ था। खैर अब शाम तक वो तीनों उस आइलैंड के पास पहुंच गए थे और वो एक मोटल के अंदर रूम को बुक करते हैं। कांडा उस आइलैंड का मैप जो कि वहां पर लगा हुआ था उसको बोरो करता है। फिर वहां पर वो एक रिचुअल की प्रिपरेशन करता है और इसके लिए वो तादाहिको और तोशिको को भी बुलाता है और इस रिचुअल के अंदर वो एक पेंडेंट की हेल्प से उस आइलैंड पर एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने वाले थे जहां पर होजी की वाइफ को बैरी करा गया था। और इसके लिए कांडा किसी तरह की चैंटिंग करता है और वो पेंडेंट आइलैंड के मैप पर पॉइंट करता है। अब तोशिको और कांडा उस मैप के पार्ट को जेरोक्स करके जूम कर रहे थे और ऐसे कई बार करने पर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट स्पॉट भी मिल गया था। लेकिन तभी हम उस डॉल का असली फेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था और तभी पूरा का पूरा रूम हिलने लगता है और सारा सामान अपने आप गिरने लगा था और अचानक से लाइट भी चली जाती है और वो डॉल भी अब आजाद हो गई थी और पूरे रूम के अंदर वो इधर उधर भागने लगती है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डॉल ये चाहती हो कि उसको वहां पर दफन ना करा जाए। कांडा अब तादाहिको को एक एन्चेंटेड बैग देता है और कांडा तोशिको
तोशिको को कैमरा फ्लैश से लाइट ऑन करने के लिए कहता है और तोशिको लाइट फ्लैश करती है और इन सब के बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन आखिर में तादाहिको उस डॉल को उस बक्से के अंदर ट्रैप कर लेता है। खैर अब यहाँ पर सब कुछ सही होता दिख रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी कि कांडा इसमें घायल हो गया था और उसके पैर में एक कील घुस गई थी, तो उसे सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अब तोशिको और तादाहिको अकेले ही उस आइलैंड पर जाते हैं और वापस आने के लिए उनके पास खाली 2 घंटे थे, क्योंकि 2 घंटे के बाद में वहां पर टाइडल वेव्स आने वाली थी, जिसकी वजह से वापस जाने का रास्ता समुद्र के अंदर डूब जाएगा। खैर अब वो दोनों ही जल्दी से होजी की बीवी की बैरियल प्लेस को ढूंढने लगते हैं और बहुत कोशिश करने पर उन्हें बैरियल प्लेस मिल जाती है। लेकिन वहां पर बस होजी की बीवी की ही बैरियल प्लेस नहीं थी, वहां पर और भी बैरियल प्लेसेस थी, लेकिन उन्हें होजी की बीवी की बैरियल प्लेस को ढूंढना था और वो उनको मिल जाती है। फिर वो दोनों अगरबत्ती जलाकर वहां पर प्रेयर्स करते हैं और उस डॉल को बैरियल प्लेस में फेंक देते हैं। और तभी मे की लास्ट पिक्चर जो कि तोशिको ने संभाल कर रखी हुई थी वो भी अंदर गिर जाती है और उसको उठाने के लिए वो अंदर जाती है और उस अगरबत्ती की चिंगारी उस बैग पर गिरती है और बैग जल जाता है और वो डॉल आजाद हो जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो डॉल नहीं बल्कि होजी की बेटी की स्पिरिट ही थी। यहाँ पर वो तोशिको को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तादाहिको तोशिको को बाहर खींच लेता है और जल्दी से बैरल प्लेस को सील कर देता है। लेकिन उसके बाल रे की स्पिरिट ने पकड़ लिए थे, तो तोशिको जो होती है वो मे की फोटो फ्रेम के ग्लास को ही तोड़कर अपने बाल को काट लेती है और अब कहीं जाकर उन्हें चैन की सांस आती है। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से घर जाते हैं और घर जाते ही माई तोशिको को गले लगा लेती है और तादाहिको बाथरूम में जाता है। अब तभी हम ये देख पाते हैं कि जो माई है वो तोशिको को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ रही थी, जिसकी वजह से उसको दर्द होने लगता है, क्योंकि वो असल में माई थी ही नहीं बल्कि वो तो रे की स्पिरिट थी। मीनवाइल तादाहिको जो होता है उसको वॉशिंग मशीन के अंदर अपनी बेटी माई दिखाई देती है और वो उसे वहां से बाहर निकालता है, लेकिन अचानक से माई बदलकर वहां पर मे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वहां पर मे की स्पिरिट आई थी जो कि रे की स्पिरिट का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यानी कि उसने अपनी माँ को बचा लिया था। आपको याद होगा कि उसका एक फोटोग्राफ वहां पर कब्र के अंदर गिर गया था, जिसके चलते उसकी स्पिरिट वहां पर आई और अपनी माँ को उसने बचा लिया था। और शॉकिंगली हम देखते हैं कि ये दोनों ही यानी कि तोशिको और तादाहिको रे की स्पिरिट के इल्यूजन्स के अंदर थे, यानी कि वो अभी भी हारना नहीं चाहती थी। और अब जैसा कि यहाँ पर मे ने अपनी माँ की हेल्प करी थी, तो इसके चलते होता यह है कि रियल टाइम में तादाहिको जल्दी से तोशिको को बैरियल प्लेस में से बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि तोशिको और तादाहिको जो थे वो यहाँ पर अपनी बच्ची के साथ कहीं जा रहे होते हैं, यानी कि माई के साथ में, वो भी एक बेबी ट्रॉली के अंदर, जो कि काफी वियर्ड सी चीज थी। खैर उनके जाने के बाद में होता यह है कि वहां पर कांडा, मिसुकी और उनके साथ तोशिको के थेरेपिस्ट भी वहां पर आते हैं। असल में हुआ ये था कि वो उनकी कॉल्स काफी टाइम से अटेंड नहीं कर रहे थे और माई जो थी वो भी वहां पर उनके साथ नहीं होती। तो अगर ऐसा था तो वहां पर बेबी ट्रॉली के अंदर कौन था? तो असल में हम यहाँ पर सच्चाई देख पाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं खतरनाक ट्विस्ट और असली पत्ते। असल में पहले की जो बेबी मॉनिटर वाली वीडियो थी ना, उससे हमको ये पता लगता है कि रे की मॉम जो थी वो उसको मारा करती थी और ये बातें वो डॉल यानी कि रे माई को बता रही थी। और उन्हें कभी भी रे की डॉल को उसकी माँ के साथ दफनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि रे ने अब माई की जगह ले ली थी और तोशिको और तादाहिको अभी भी उसके इल्यूजन के अंदर थे। मतलब सोच कर देखो कि रे को कभी अपनी माँ से प्यार नहीं मिला था। तो जब तोशिको की बेटी खत्म हो गई थी तो उसके बाद में वो इस डॉल को अपने घर पर ले आई और उसने उसको अपनी बच्ची की तरह रखा था। तो ऑब्वियस सी बात है रे को यहाँ पर उससे अटैचमेंट हो गई थी। उसको वो माँ मिल गई जो कि वो हमेशा से चाहती थी और यही रीजन था कि वो यहाँ पर माई से भी चिढ़ रही थी, क्योंकि वो उसको ज्यादा प्यार करा करती। और आपको वो हॉन्टेड नाइटमेयर याद होगा जो कि यहाँ पर तोशिको को आया था कि एक माँ जो थी वो अपनी बच्ची के साथ खुद को खत्म कर रही थी। तो यहाँ पर रे जो थी वो अपनी कहानी बयां कर रही थी कि उसकी माँ उसके साथ क्या करने की कोशिश करा करती थी। और इसलिए एंड तक आते आते रे जो थी वो लड़ रही थी अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर तोशिको के अंदर अपनी माँ को देखा करती जो कि वो उसको हमेशा से चाहती थी, यानी कि एक ऐसी माँ जो कि उसको हमेशा प्यार करे। और अंत में रे की स्पिरिट ने इतना तगड़ा इल्यूजन क्रिएट किया कि तोशिको और तादाहिको यही भूल गए कि उनकी बेटी माई है। और जब ये लोग ट्रॉली के अंदर इस डॉल को लेकर जा रहे थे तो कार के अंदर हम देखते हैं माई को, जो कि अपने मॉम डैड को आवाज लगा रही होती है, लेकिन वो दोनों उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो दोनों ही रे के इल्यूजन के अंदर थे। और ट्रॉली के अंदर हम शॉकिंगली रे की ही डॉल को देख पाते हैं। और यहाँ पर माई कार के अंदर पहुंची कैसे? तो यहाँ पर वो हमेशा से अपनी दादी के साथ में रह रही थी और दादी जो थी वो इन दोनों को यानी कि अपने बेटे बहू को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम से उसकी कॉल को अटेंड नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ही वो उनके घर में देखने आए थे कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है। और जो वो देख रहे होते हैं उससे तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे, यानी कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसके बाद में और भी बहुत कुछ आ सकता है। और बूम, इसी के साथ में द डॉल हाउस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी द डॉल हाउस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी और एंड का ट्विस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब देखो, रे की जो स्पिरिट थी उसको बस एक अच्छे पेरेंट चाहिए थे जो कि उससे प्यार करें, लेकिन अंत में हमने देखा कि वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी। तो वो अपने मोटिव और अपने डिजायर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने ठीक ऐसा ही किया। द लिविंग पपेट जापान की एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है और मूवी की स्टार्टिंग में तोशिको पर रे की स्पिरिट ने इल्यूजन ही किया था। आपको याद होगा कि उसने उस डॉल को बिल्कुल अपनी बेटी मे की तरह सजा दिया था और इसी के चलते जो रे की स्पिरिट थी वो हमेशा से उसको मे के रूप में ही स्टार्टिंग में दिख रही थी। लेकिन जब उसकी बेटी माई आई, यानी कि न्यू बेटी पैदा हुई, उसके बाद उसका जो इल्यूजन था वो टूट गया था और यही रीजन था अंत में कि रे की स्पिरिट ने तोशिको और तादाहिको से माई को दूर कर दिया, क्योंकि जो रे की स्पिरिट थी वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसको माँ बाप का प्यार मिले, ना कि किसी और को। उम्मीद करता हूं कि अब आपको डॉल हाउस फिल्म की एंडिंग अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस आपने मिस कर दिया तो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिंड कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए